हाय फ्रेंड, आज बात करेंगे। सब्जेक्ट हिंदी है, भाग 6। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और सिलेबस के अकॉर्डिंग मित्रों है। और हमारे सिलेबस में एक जो चैप्टर है लैंग्वेज स्किल, मतलब भाषा कौशल की बात करेंगे आज हम, जो हमारा पैडोलॉजी हिंदी के अंतर्गत आता है। मित्रों, मैंने इस नोट्स को बड़े मेहनत के साथ बनाया है और आप लोगों की समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ अपने नोट्स को, और अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ मित्रों, आप लोग वीडियो पूरा देखा करिए, क्योंकि मैं बड़े मेहनत के साथ बनाता हूँ। और प्लीज़ मित्रों, अब मेरी हैंड राइटिंग थोड़ा सा अगर गलत लगती है, थोड़ा सही नहीं लगती है, तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा, सहारा कीजिएगा। प्लीज़ बस एक बार इतना सहारा करिए कि मैं लाइव आ सकूं मित्रों, फिर जितना मेरे पास ज्ञान है मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। तो मित्रों प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, और जो भी मुझसे हो सकता है, जितना मेरे पास ज्ञान है, मैं उसे आप लोगों को समक्ष रखना चाहता हूँ और रख रहा हूँ। तो प्लीज़ मित्रों, चलिए बिना देरी के चलते हैं टॉपिक की तरफ। अगर चैनल अच्छा लगता है मेरा वीडियो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए मित्रों चलते हैं। देखिए, मैंने यहाँ डिफाइंड किया है भाषा कौशल जो है कि देखिए मित्रों, सीटेट के लिए हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भाषा कौशल के बिना बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता है, न उसकी शिक्षा अधूरी हो सकती है। वो बिना भाषा कौशल के अपने भावी जीवन में शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकता। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ डिफाइंड किया है कि जब जब एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की बातों विचारों को सुनने समझने तथा अपनी बातों विचारों भावनाओं को व्यक्त करने में जिन मुख्य कौशल का प्रयोग किया जाता है उन्हें भाषा कौशल कहा जाता है। ठीक है, मतलब जब हम भाषा कौशल का हमारा क्या प्रयोग होता है, जब हम किसी दूसरे व्यक्ति या मतलब एक से अधिक व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति के सामने अपने विचारों अपनी बातों को विचारों को उसके व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, या जिस मुख्य कौशल के प्रयोग में लेकर के हम प्रस्तुत करते हैं, वही हमारा क्या कहता है, भाषा कौशल कहलाता है। जैसे हमारे मुख्य कौशल कितने होते हैं, 4 प्रकार के मुख्य कौशल माने गए हैं। ठीक है, कितने, 4 प्रकार के। मैंने यहाँ व्याख्या किया। देखिए यहाँ से हमारा क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा सीटेट में बना है और उम्मीद है कि बनता रहेगा, और अब तक जितना प्रीवियस ईयर का पेपर है उसमें क्वेश्चन बना है यहाँ से। ठीक है, देखिए मैंने लिखा है भाषा कौशल के प्रकार। भाषा कौशल के प्रकार मित्रों, देखिए यहाँ लिखा है भाषा कौशल के मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है मित्रों, तो मित्रों फिर देखिए यहाँ मैंने व्याख्या भी किया है कि श्रवण कौशल यानी सुनना कौशल, बोलना कौशल यानी मौखिक कौशल, पढ़ना यानी पठन कौशल, लिखना कौशल। ठीक है, तो मित्रों यहाँ से ये पूछता है हमारा कि कौन से कौशल हमारे ग्रहणात्मक हैं, कौन से अभिव्यक्तात्मक हैं। ठीक है, अभिव्यक्तात्मक मतलब जो दूसरों के समक्ष अपनी बातों को व्यक्त करने में सहारा करते हैं, वह किन कौशल को कहा जाता है हमारा। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछता है और यह पूछ देता है कि जो ग्रहण मतलब ऐसे कौन से कौशल हैं जिसके द्वारा बच्चा अपने ज्ञान वृद्धि करता है और ज्ञान को ग्रहण करता है, ये किस कौशल के माध्यम से होता है। तो मैंने देखिए यहाँ लिखा है जो श्रवण कौशल होता है और पठन कौशल होता है, वह क्या होता है, हमारा ग्रहणात्मक कौशल होता है। मतलब वह शिक्षा को ग्रहण करने की बात करता है। कौन कौन से कौशल हमारे, सुनना और पढ़ना। ध्यान दीजिएगा मित्रों, पढ़ना और सुनना हमारा ग्रहणात्मक कौशल है। ऐसे 1 नंबर पूछा है क्वेश्चन। फिर देखिए, और अभिव्यक्तात्मक कौशल बोलना और लिखना यानी मौखिक कौशल और लेखन कौशल हमारा क्या होता है, अभिव्यक्तात्मक कौशल। मतलब हम इन कौशल के माध्यम से अपनी बातों विचारों को दूसरे व्यक्ति के सामने समक्ष प्रस्तुत करते हैं, उन्हें हम अभिव्यक्तात्मक कौशल कहते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। यहाँ से मित्रों क्वेश्चन बना है और इसे इग्नोर मत करिएगा। ठीक है, और चलिए अब आगे चलते हैं। मैंने कौशल शिक्षण विधियों को डिफाइंड किया है। पूरी जितनी कौशल विधियाँ हमारी चारों हैं, मैंने इन विधियों को डिफाइंड किया है। आपको दिखाता हूँ पॉइंट, देखिए किस तरह से मैंने व्याख्या किया है। देखिए यहाँ पे मित्रों मैंने लिखा है, पहला हमारा श्रवण कौशल। श्रवण कौशल की शिक्षण विधियाँ। अब देखिए श्रवण कौशल के अंतर्गत हमारी शिक्षण विधियाँ कितनी आती है। श्रवण कौशल मतलब होता है सुनना। ठीक है, अब बच्चा सुनने से क्या क्या उसे लाभ होता है और सुनने से वो क्या क्या कर सकता है, मतलब श्रवण कौशल से वो क्या क्या करता है। श्रवण कौशल देखिए, श्रवण कौशल के अंतर्गत आता है सत्स्वर वाचन। सत्स्वर वाचन मतलब क्या होता है, देखिए सत्स्वर वाचन छात्र अध्यापक तथा किसी अन्य छात्र की बातचीत करते हुए सुनता है। मतलब जैसे अध्यापक है और स्टूडेंट है, आपस में अगर वो दोनों बात कर रहे हैं या प्रश्न उत्तर का उत्तर मतलब कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, किसी बात पर किसी विवाद कर रहे हैं किसी पॉइंट पर, तो वो क्या कह रहा है, दूसरा बच्चा भी उसे सुन रहा है। तो ये पर भी हमारा क्या होता है, श्रवण कौशल के अंतर्गत आता है, सत्स्वर क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर जो हमारा होता है, प्रश्नोत्तर
वो भी हमारा श्रवण कौशल के अंतर्गत आता है। जैसे मैंने बताया कि अध्यापक छात्रों से क्वेश्चन पूछता है, प्रश्न पूछता है, तो क्या करता है, बच्चा उसे सुनता है तभी तो जवाब देता है। तो इसका मतलब प्रश्न उत्तर जो विधि है वो हमारी श्रवण कौशल के अंतर्गत आता है। अब देखिए तीसरा है हमारा कहानी सुनना। अगर अध्यापक बच्चों को कहानी सुना रहा है, कहानी के माध्यम से पढ़ा रहा है, तब पर भी क्या कर रहा है, वह श्रवण कौशल का प्रयोग कर रहा है बच्चा, ठीक है, मतलब सुन रहा है। अब देखिए श्रुति लेख हमारा है, आगे पॉइंट लिखा है मैंने, श्रुति लेख। श्रुति लेख की अगर बात करें मित्रों तो श्रुति लेख हमारा है, इसमें शिक्षक सामग्री को मौखिक रूप से क्या करता है, इसमें शिक्षक सामग्री को मौखिक रूप से बोलता है तथा छात्र सुनकर उसे लिखता है। मतलब क्या करता है, सुलेख मतलब क्या होता है, इमला। इमला जानते हैं आप ना, जैसे क्या होता है कि अध्यापक बच्चों को लाइन में बैठा देता है, फिर उसके बाद एक एक करके वो मतलब पॉइंट अपने बुक से बोलता है कि एक राजा था, बहुत बड़े जंगल में जाता था शिकार करने के लिए। तो क्या करे, यह इमला है। तो बच्चा क्या कर रहा है, उसे सुन रहा है, अपने कॉपी पे नोट कर रहा है, लिख रहा है। तो क्या होगा, इसे इमला लिखने से बच्चे के लेखन कौशल में क्या होगा, विकास होगा। ठीक है मित्रों। अब देखिए दूसरा है हमारा, पांचवी पॉइंट है भाषण। भाषण कौशल क्या है, अगर कोई अध्यापक किसी पॉइंट पे भाषण दे रहा है या कोई चीज़ बता रहा है तो वह क्या करे, बच्चा सुनेगा ही, श्रवण कौशल के अंतर्गत आता है हमारा। अगर श्रवण कौशल उसकी श्रवण केंद्री सही नहीं है तो क्या करेगा, वह सुन नहीं पाएगा। इसमें शिक्षक छात्रों के सामने भाषण देता है तथा छात्र उसे ध्यान से सुनते हैं। ठीक है, ये हमारा रहा मित्रों श्रवण कौशल। श्रवण कौशल के अंतर्गत इतनी हमारी पॉइंटें आती हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया आपको कितनी पॉइंटें आती हैं, लगभग हमारी 5 पॉइंट के अंतर्गत हमारा आता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारा है पठन कौशल। पठन कौशल मतलब होता है पढ़ना। पठन कौशल में हमारा आता है पठन कौशल शिक्षण विधियाँ क्या होती हैं, इसमें बच्चा पढ़ता है। अब हम पूछते हैं पठन कौशल क्या है हमारा, ग्रहणात्मक कौशल है। ठीक है, श्रवण कौशल और पठन कौशल क्या है हमारा, ग्रहणात्मक कौशल है। देखिए मैंने यहाँ व्याख्या किया है, शिक्षक द्वारा छात्रों को वर्णबोध कराना। बोध मतलब ज्ञान कराना उसे। ठीक है, शिक्षक क्या करता है, शिक्षक द्वारा छात्रों को वर्ण का बोध करता है। मतलब वर्ण जानते हैं ना, वर्ण व्यंजन जानते हैं ना, जो शब्द होता है हमारा, उसका क्या करता है, वर्णमाला का शिक्षक छात्रों को क्या करता है, ज्ञान कराता है। किसके माध्यम से, पठन कौशल के माध्यम से। उच्चारण करना, अब अध्यापक क्या करेगा, अगर पुस्तक में जो हमारा चैप्टर वाइज उसे पढ़ेगा, उच्चारण करेगा उस पॉइंट को, तो क्या करेगा, बच्चा उसे पढ़े, बच्चा भी पढ़ेगा। ये हमारा क्या है, पठन कौशल। अब मित्रों चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है मित्रों, नेक्स्ट हमारा है, इसी के अंतर्गत आता है जो पठन कौशल के संपूर्ण से अंश की ओर। एक हमारी विधि होती है संपूर्ण से अंश की ओर। ठीक है, ये हमारी पठन कौशल के अंतर्गत आती है यह विधि। इस विधि की बात करते हैं तो यह विधि हमारी, देखिए मैंने यहाँ व्याख्या किया है, यह विधि है। इस विधि के अनुसार पहले बच्चे को संपूर्ण वाक्य लिखाना चाहिए, उसके बाद शब्द तथा वर्ण, इससे वाक्य विधि भी कहते हैं। मतलब जो हमारी संपूर्ण से अंश की ओर विधि होती है, इस विधि के अनुसार हम क्या करते हैं, बच्चे को पहले संपूर्ण वाक्य लिखा देते हैं, उसके बाद उसमें बच्चे को हम बताते हैं और तब धीरे धीरे उसे अंश की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, देखिए मैंने डिफाइंड भी किया यहाँ पे कि इस विधि के अनुसार पहले बच्चे को संपूर्ण वाक्य लिखाना चाहिए, उसके बाद उसके बाद जो शब्द हमारा है तथा वर्ण जो हैं वो वाक्य विधि भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए लिखा है अनुकरण विधि। एक हमारी विधि आती है अनुकरण विधि, यह पठन कौशल के अंतर्गत आती है। इसमें शिक्षक बच्चों के सामने एक एक शब्द पढ़ता है। क्या करता है, एक एक शब्द शिक्षक जो होता है बच्चों के सामने पढ़ता है तथा बच्चे उसका अनुकरण करते हैं। अनुकरण मतलब क्या होता है, उसे दोहराते हैं। ठीक है, उसे क्या करते हैं, उस बात को दोहराते। जैसे अध्यापक अगर पढ़ा रहा है कि जैसे पढ़ा दिया अध्यापक, कोई पॉइंट पढ़ा रहा है, कोई पाठ पढ़ा रहा है, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, उस पाठ को सुनकर क्या कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। तो हमारा क्या है, पठन कौशल होता है। ठीक है, अब मित्रों देखते हैं पठन कौशल के प्रकार। पठन कौशल के प्रकार मैंने यहाँ लिखा है, पठन कौशल के प्रकार में मैंने लिखा है, इसमें सस्वर पठन आता है। सस्वर पठन के अंतर्गत एक पूछता है क्वेश्चन कि जो हमारी कविता, एकांकी, नाटक, कविता होती है, एकांकी होता है, नाटक होता है, या किस पठन के अंतर्गत आता है, तो ये हमारा सस्वर पठन के अंतर्गत आता है। इससे क्वेश्चन पूछा गया है। मित्रों यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इग्नोर मत करिएगा और आपको कहीं नहीं मिलेगा। और अगर आप उठा के प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए, आपको क्वेश्चन पक्का 100% पूछा गया है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ लिखा है, स्वर रहित अर्थात आवाज़ के साथ बोल कर पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को सस्वर पठन कहा जाता है।
यह पठन बच्चों को वर्णमाला सिखाने में सर्वाधिक उपयोगी होता है। सस्वर पठन जान के क्या होता है आप लोग मित्रों? सस्वर पठन मतलब होता है बच्चा जब किसी पाठ को बोल बोल कर पढ़ता है उसे हम सस्वर पठन कहते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। लिखा मैंने आदर्श पठन। आदर्श पठन हमारा क्या होता है? पॉइंट 2 हमारा है आदर्श पठन भाषा के संपूर्ण शुद्ध रूप, गति, यति, आरोह आरोह अवरोह, स्वराघात एवं बलाघात आदि को ध्यान में रखकर जो पठन किया जाता है वह आदर्श पठन कहलाता है। यह मुख्यतः शिक्षक या भाषा विद्वानों द्वारा किया जाता है। तो मित्रों प्लीज़ मैंने व्याख्या किया जिस तरह से, प्लीज़ आप लोग देखते रहिए। इस तरह से व्याख्या किसी भी नोट्स में आप नहीं पाएंगे। चलिए नेक्स्ट बिंदु की तरफ चलते हैं अपने। मित्रों जो त्रुटि हो क्षमा करिएगा, मैंने पूरा कोशिश किया है कि मैं अच्छे से लिख सकूं। अब हम बात करते हैं मित्रों मौन पठन। मौन पठन भी हमारा देखिए इसी के अंतर्गत आता है। मौन पठन क्या है? मौन पूछता है कि ऐसे कौन से हमारे कौशल है जो मौन पठन के अंतर्गत आते हैं, पूछता है। देखिए क्या लिखा है मैंने, निबंध, आत्मकथा, जीवनी, यात्रा, कृत्यंत, ये हमारा क्या है? मौन पठन के अंतर्गत आता है। यह क्वेश्चन पूछा गया है, इग्नोर मत करिएगा। अब देखिए मैंने मौन पठन को व्याख्या किया है। जब लिखित सामग्री को बिना आवाज़ किए चुपचाप मन ही मन पढ़ते हैं तो उसे हम मौन पठन या मौन पठन गहन अध्ययन अर्थात को गहन में से समझने के लिए किया जाता है। फिर एक बार देख लीजिए, मतलब मौन पठन यह होता है कि बच्चा जब किसी पाठ्य पुस्तक में अपने उसे दिए होमवर्क या अपने कार्य को चुपचाप बिना आवाज़ किए पढ़ता है मन ही मन, तो वह हमारा मौन पठन कहलाता है। अर्थात यह गहन करने से समझने के लिए किया जाता है। मतलब इस मौन पठन के अंतर्गत यह बहुत ही मौन पठन किया जाता है। बच्चा इसे अच्छी तरह से अपने ज्ञान अपने दिमाग में मस्तिष्क में बैठाता है। ठीक है, और ये पॉइंट याद रखिएगा कि मौन पठन के अंतर्गत निबंध, आत्मकथा, जीवनी, यात्रा, कृत्यंत, ये हमारा मौन पठन के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखिए मैंने लिखा है गंभीर पठन। गंभीर पठन में क्या है? नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए या भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए जो पठन किया जाता है उसे गंभीर पठन कहते हैं। अब देखिए गंभीर पठन क्या होता है? जैसे नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए या भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए जो हम पठन करते हैं उन्हें हम गंभीर पठन कहते हैं। अब देखिए द्रुत पठन। द्रुत पठन मतलब क्या होता है? सीखी हुई भाषा का अभ्यास करने के लिए, आनंद के लिए, साहित्य जानकारी के लिए ऐसा पठन किया जाता है। मतलब जो हमारी सीखी हुई भाषा है, जो बच्चा की सीखी हुई भाषा है, वह उसका क्या करता है? उसका अभ्यास करता है द्रुत पठन के अंतर्गत। और फिर उसे आनंद के लिए साहित्य, मतलब जो आनंद आता है उसे पढ़ने में, वह द्रुत पठन के अंतर्गत आता है। और साहित्य की बात कर लें, साहित्य की जानकारी के लिए भी ऐसे पठन का प्रयोग हम करते हैं। तो मित्रों हमें उम्मीद है कि आप वीडियो देख रहे होंगे और पूरा देखेंगे और आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ अब बात करते हैं अनुकरण पठन की। अनुकरण पठन हमारा जो होता है यह व्यक्तिगत पठन है के अंतर्गत आता है। अनुकरण पठन हमारा जो है इसमें पॉइंट है व्यक्तिगत पठन। व्यक्तिगत पठन देखते हैं। एक व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले सस्वर पठन को व्यक्ति पठन कहते हैं। यह स्वर पठन का एक भाग है। किसका भाग है? स्वर पठन। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सस्वर पठन क्या होता है। ठीक है, किसका भाग है ये अनुकरण? स्वर पठन का भाग है। ये क्वेश्चन पूछता है। व्यक्ति मतलब समझ रहे हैं, एक व्यक्ति द्वारा, मतलब किसी एक व्यक्ति द्वारा कोई सस्वर पठन किया जाता है उसे हम व्यक्ति पठन कहते हैं। अब बात करते हैं सामूहिक पठन। सामूहिक मतलब होता है जहाँ समूह की बात की जाए, जैसे जहाँ समूह बच्चे पढ़ें, जैसे 2 या 2 से अधिक छात्रों द्वारा सस्वर पठन को सामूहिक पठन कहते हैं। यह भी सस्वर पठन का भाग है। मतलब जहाँ बच्चा अपने समूह साथी के साथ भाषा को सस्वर के रूप में बोलता, मतलब किसी पॉइंट को, किसी पाठ को अपने समूह साथी के साथ पढ़ता है, वह हमारा सामूहिक पठन कहलाता है। तो मित्रों चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है बोलना कौशल, मतलब मौखिक कौशल। हम बात करेंगे मौखिक कौशल की। मौखिक कौशल हमारा क्या है? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मौखिक कौशल देखिए क्या है। मौखिक कौशल की शिक्षण विधियाँ मैंने लिखा है। मौखिक कौशल मित्रों देखिए पॉइंट वार मैंने लिखा है। बातचीत या वार्तालाप। अगर आप मौखिक कौशल आपको नहीं आता, बोलना नहीं जानते हैं,
तो यह किसके कारण होता है? यह बातचीत के माध्यम से हम अपने मौखिक अभिव्यक्ति करते हैं और ऐसे ही हम बोलना कौशल कहते हैं। अगर हम बातचीत करेंगे तो बोल ही रहे हैं ना, मौखिक कर रहे हैं। अगर किसी वार्तालाप करें तब पर भी हम बोल रहे हैं, तो हमारा क्या है? यह मौखिक कौशल है। सस्वर पठन की बात करें, जिसमें बच्चा जोर जोर से मतलब बोल के पढ़ता है, ठीक है, ऊँचे स्वर में पढ़ता है बोल करके, वह भी हमारा सस्वर पठन कहलाता है। यह हमारा मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है। फिर पॉइंट 3 है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि में बच्चा क्या करता है? अध्यापक प्रश्न पूछता है तो बच्चा क्या करता है? उसे बोलता है। तो ये भी हमारा क्या है? मौखिक प्रश्न के अंतर्गत आता है कौशल के। कहानी सुनना और सुनाना, जब बच्चा मान लीजिए कहानी सुनता है अध्यापक के द्वारा, फिर वह कहानी को उसके बारे में बताता है, सुनाता है, तो क्या वह भी मौखिक कौशल हमारा है। फिर क्या है? बोलने के अवसर प्रदान करना। अगर आप बच्चे को कक्षा में बोलने का अवसर दे रहे हैं तो यह भी क्या हमारा मौखिक कौशल है। अगर चित्र वर्णन, चित्र में क्या क्या विशेषताएं हैं बताने के लिए छात्र को प्रेरित करते हैं, तब पर भी हमारा मौखिक कौशल है। अगर कोई चित्र आपको बच्चों को दिखा दिए कि हाँ बच्चों ये क्या है? सेब का चित्र है, तो बच्चे से आप कहेंगे कि इसकी विशेषता बताइए, तो बच्चा क्या करेगा? बताएगा सेब गोल होता है, सेब मीठा होता है, खाने में इससे पौष्टिक आहार मिलता है। तो क्या वह चित्र देख के क्या कर रहा है? छात्र वर्णन कर रहा है, बता रहा है, तो क्या मौखिक कौशल है। बात विवाद करना, अगर आप बच्चे बात विवाद कर रहे हैं अपने कक्षा में अध्यापक या बच्चों के अपने साथियों समूह के साथ, ये भी हमारा मौखिक कौशल आता है। भाषण बच्चों के समय देने के लिए प्रोत्साहित, अगर बच्चा भाषण दे रहा है तो भी मौखिक कौशल हमारा है। अगर बात करें नाटक और रंगमंच की बात करें तो ये भी हमारा क्या है? मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है, नाटक रंगमंच क्या जो हमारा। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं लेखन कौशल की। हमारा लेखन कौशल देखिए मित्रों, लेखन कौशल जो होता है, लेखन कौशल की शिक्षण विधियाँ मैंने यहाँ इस तरह व्याख्या किया है, लेखन समझते होंगे आप। लेखन कौशल में एक हमारी पॉइंट है मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? मारियर मॉन्टेसरी को माना जाता है। ठीक है, मारियर मॉन्टेसरी को माना जाता है। मारियर मॉन्टेसरी ने संवेदनाओं को बहुत महत्व दिया है। इस विधि में बच्चे को पहले से लिखित शब्दों, अक्षरों के ऊपर अंगुली फेरने के प्रेरित करते हैं। शिक्षक इसमें बच्चों की सहायता करता है। जैसे मान लीजिए हम श्यामपट्ट पे इस तरह से बुंदा 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 करके लिख दिए कोई चीज़, तो उसमें क्या करेंगे? बच्चों को हम उंगली उसे फेरते हैं, उसे सिखाते हैं कि उंगली इसे करते हैं, उसका पकड़ के कि देखिए बच्चों अगर ऐसे ऐसे हम घुमाते हैं तो हमारा देखिए ए बना, अ बना है, फिर ऐसे कर देंगे तो हमारा यह बन जाएगा। तो इससे क्या है? हमारी ये है, इसे हम मारियर मॉन्टेसरी विधि के अंतर्गत रखते हैं। अब एक हमारा पॉइंट है, एक पॉइंट क्या है? टास्क टू मेथड। टास्क टू मेथड के अंतर्गत हम बच्चों को किस तरह से अनुकरण कराते हैं? टास्क टू मेथड होता है, इसके रूप में खानुकरण विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खानुकरण विधि भी कहते हैं इसे, जिसे टास्क टू मेथड कहते हैं। इसमें बच्चे को डांट बना करके, मतलब डांट देखिए मैंने यहाँ लिखा है, डांट बना दिए जाते हैं तथा बच्चे उस पर बिंदुओं को मिलाकर अक्षर बनाते हैं। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, इस तरह टास्क टू मेथड जो होता है हमारा, इस तरह बच्चों को हम बूंदा बूंदा करके अ लिख देते हैं और ए लिख देते हैं, फिर हम कहते हैं बच्चों इसे मिला करके शब्द को बनाओ। ठीक है मित्रों, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इसके पॉइंट और क्या है देखते हैं। इसमें होता है हमारा अनुकरण विधि। अनुकरण मतलब होता है नकल करना। अनुकरण विधि को हम कहते हैं नकल विधि। इसमें क्या होता है? इसमें बच्चे शब्द अक्षर लिख के दिए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? बच्चों के सामने जो अक्षर होता है, शब्द होता है, उसे लिख कर दे दिए जाते हैं तथा छात्र उसे सुनकर लिखता जाता है और फिर जो क्या करेगा? छात्र उसे देकर लिखिएगा सुनकर। ठीक है, श्रुत लेखन क्या है हमारा? श्रुत लेखन में सुनना मतलब इसमें अध्यापक बोलता है तथा छात्र सुनकर लिखते हैं, ये हमारा सुनना कौशल हो गया और इसमें लेखन भी कौशल आ गया हमारा। अब देखिए सुलेख है। सुलेख मतलब होता है सुंदर लेख। अब सुंदर लेख में देखिए बच्चा क्या करेगा? आप सुंदर लिखावट के लिए लिखने का अभ्यास करना सुलेख कहलाता है। मतलब बच्चा सुनता है, अध्यापक के द्वारा उसे लिखता है, लिख के फिर प्रस्तुत करता है अध्यापक के सामने। सुंदर लेख को हम सुलेख कहते हैं। ठीक है, अनुलेख क्या होता है? अनुलेख मतलब होता है सुंदर लिखावट के लिए पहले लिखे या छपे सुंदर अक्षर या शब्द को देखकर लिखा और अभ्यास करना अनुलेख कहलाता है। मतलब जो सुंदर लिखावट है, सुंदर लिखावट के लिए पहले लिखे या छपे सुंदर अक्षर को शब्दों को देखकर क्या करता है बच्चा? उसे अभ्यास करता है, वह हमारा अनुलेख विधि कहलाता है। तो मित्रों आज के वीडियो में बस इतना ही। और यह हिंदी टॉप पॉइंट हिंदी के लिए जो हमारा क्लास 6 था और ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जैसे मैंने आपको बता दिया है। तो मित्रों आप इस वीडियो को मत देखना भूलिएगा, क्योंकि हमारा जो स्किल कौशल है भाषा कौशल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीटेट के लिए है। तो मित्रों चलिए आप मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो मित्रों प्लीज़ आपसे उम्मीद करता हूं और हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि हमारे वीडियो को पूरा देखा करिए, क्योंकि मैं बड़े मेहनत के साथ बनाता हूं
और मैं लिखता हूँ, फिर समझता हूँ, फिर आपके सामने समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।